हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर डार्क रिएक्शन के बारे में कि डार्क रिएक्शन क्या होती है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि लाइट रिएक्शन क्या होती है और लाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरोप्लास्ट है वह कैसे एनर्जी बनाता है, H2O को कैसे काम में लेता है और मोस्ट ऑफ जो एनर्जी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो रहा है वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो आज जो हमने लाइट बनाई है उस लाइट को अपन काम में लेंगे भोजन बनाने के लिए, यानी कि एनर्जी बनाई है लाइट की प्रेजेंस में और अब लाइट की अब्सेंस में उस एनर्जी को काम में लेकर के क्या बनाया जाएगा, भोजन बनाया जाएगा। अब देखिए, डार्क रिएक्शन का मतलब ये कभी नहीं होता कि ये लाइट पर इंडिपेंडेंट होती है या फिर अंधेरे में होती है। जो डार्क रिएक्शन है वो भी लाइट में ही होगी, लेकिन फिर भी हमने उसको डार्क रिएक्शन क्यों बोला है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली यानी कि इनडायरेक्ट डिपेंडेंट लाइट रिएक्शन होती है। जैसे कि मान लो लाइट रिएक्शन के अंदर बनी है एनर्जी और उस एनर्जी को काम में कौन लेगी, डार्क रिएक्शन। अब जैसे इसको एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो इसका मतलब डार्क रिएक्शन नहीं चलेगी। और एनर्जी कैसे बनी, लाइट की प्रेजेंस में बनी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डार्क रिएक्शन है वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन में। इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि वह डार्क या अंधेरे में भोजन बनाएगा। अंधेरे में ना तो डार्क रिएक्शन चलेगी और ना ही लाइट रिएक्शन चलेगी। ये कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब लाइट रिएक्शन कहाँ चली थी, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में, जिसको हमने कंप्लीट पार्ट को क्या बोला था, ग्रेनम बोला था कि ये ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन चलती है। और जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ चलेगी, स्ट्रोमा के अंदर। अब हमने देखा था कि जो एनर्जी बन करके निकल रही थी, जो NADPH हैं या फिर ATP हैं, ये सब एनर्जी बन करके जो निकल रही थी वो कहाँ निकल रही थी, स्ट्रोमा के अंदर ही डायरेक्ट निकल रही थी। और स्ट्रोमा से फिर क्या बनाएगी, वह फूड बनाना स्टार्ट कर देगी। अब स्ट्रोमा के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रूबिस्को एंजाइम। वह रूबिस्को एंजाइम जो है वो भोजन बनाने का काम करेगा। और रूबिस्को एंजाइम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है कि अर्थ का मोस्ट अबंडेंट एंजाइम जो होता है वो रूबिस्को होता है। ध्यान में रख लेना, कभी कभार जो होते हैं वो छोटी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम का क्या मतलब हो गया कि पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्लांट पाए जाते हैं, यानी एनिमल से ज़्यादा भी आपको क्या मिलेंगे, प्लांट मिलेंगे। और प्लांट मिलेंगे इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और क्लोरोप्लास्ट भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे इसका मतलब रूबिस्को भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाने वाला एंजाइम है वो कौन सा हो गया, रूबिस्को हो गया। अब रूबिस्को की केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में अपन अगर बात करें तो रूबिस्को एंजाइम जो है वो 16 सब यूनिट का बना हुआ होता है। रूबिस्को एंजाइम है वो 16 सब यूनिट का बना हुआ होता है। अब अपन जानते हैं कि एक सब यूनिट से ज़्यादा सब यूनिट से बना हुआ एंजाइम क्या कहलाता है, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। यानी कि जो सिंगल सब यूनिट के एंजाइम होते थे वो फंक्शनल फॉर्म में कब आते थे, टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन एक से ज़्यादा सब यूनिट से बने हुए एंजाइम होते हैं वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के अंदर अपने फंक्शनल फॉर्म में आते हैं। इसके अलावा दूसरी बात, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर वालों की एक बात और बताई थी कि यह काम करने में फास्ट होते हैं, क्विक काम करते हैं। यानी कि टर्सरी स्ट्रक्चर वालों के कंपैरिजन में जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर वाले एंजाइम्स होते हैं वो ज़्यादा फास्ट काम करते हैं। और तीसरी बात, इनकी एक खास बात और है कि इनके साथ में कैटालाइटिक साइट के साथ साथ में रेगुलेटरी साइट भी होती है। यानी कि चीज़ों की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग इनको रेगुलेट किया जा सकता है। अब चीज़ों की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग रेगुलेट करने का क्या मतलब हो गया, जैसे कि मान लो ये CO2 है और ये O2 है। अब रूबिस्को एंजाइम इन दोनों की प्रेजेंस में ही काम करता है। तो अगर CO2 की कंसंट्रेशन कम हो गई तो रूबिस्को कम ही काम करेगा, और CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो रूबिस्को जो है वो CO2 के साथ ज़्यादा काम करेगा। इसके अलावा रेगुलेटरी साइट होने का फ़ायदा या नुकसान दूसरा क्या हो सकता है कि इसके साथ साथ में ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी इसको रेगुलेट करती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस में ही ये कम ज़्यादा काम करता है। लेकिन अगर ये टर्सरी स्ट्रक्चर वाला एंजाइम होता तो इसको कोई मतलब नहीं था कि किसी चीज़ की कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है, या डायरेक्ट काम करना शुरू कर देता तो शुरू कंप्लीट करके ही उस काम को छोड़ता। तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर वालों का फायदा है रेगुलेटरी साइट होती है और ये काम करने में थोड़े फास्ट होते हैं, इसीलिए क्वार्टनरी स्ट्रक्चर वाले एंजाइम ज़्यादा बेटर होते हैं। और ये कितनी सब यूनिट के बना होता है, 16 सब यूनिट का, जो 2 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होती हैं। 8 सब यूनिट होती हैं, उनको लार्ज सब यूनिट बोलते हैं। 8 सब यूनिट बोलते हैं उसको स्मॉल सब यूनिट बोलेंगे। और वो दोनों के दोनों ही स्ट्रक्चर्स जो है वो अपनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को बनाए रखती हैं। जो 8 सब यूनिट होती हैं वो रेगुलेटरी काम करती हैं, 8 सब यूनिट है वो कैटालाइटिक फंक्शन का काम करती हैं। यानी कि दोनों का काम है वो अलग से बटा हुआ है।
अब रूबिस्को की एक्टिव साइट के ऊपर CO2 जुड़ेगी और रूबिस्को उसको फिक्स करके क्या बनाएगा, भोजन बनाएगा। कैसे भोजन बनाएगा वो देखेंगे। अब एंजाइम की एक्टिव साइट का क्या मतलब हो गया, वह साइट, एंजाइम की वह साइट जहां पर उसके साथ में सबस्ट्रेट आकर के जुड़ता है वह उसकी क्या कहलाती है, एक्टिव साइट कहलाती है। जैसे कि रूबिस्को का अपन एग्जाम्पल लें और रूबिस्को का एग्जाम्पल लेके ऐसे इस एंजाइम की मान लो एक सिंपल सी स्ट्रक्चर बना ली, ये एंजाइम है और इसके ऊपर मान लो CO2 या ऑक्सीजन यहाँ पर आकर जुड़ रही है, यहाँ आकर जुड़ रही है, तो जहाँ पर यह सबस्ट्रेट जुड़ रहा है यानी CO2 जुड़ रही है वह उसकी क्या कहलाएगी, एक्टिव साइट। इसको अपन क्या बोल देंगे, एक्टिव साइट बोल दिया जाता है। तो ये रूबिस्को के बारे में कुछ बातें थी। इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, स्ट्रोमा में पाया जाता है, ध्यान रखना कभी भी थाइलेकोइड के अंदर रूबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता। और डार्क रिएक्शन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो होता है, सबसे ज़्यादा काम किसका होता है, रूबिस्को एंजाइम का होता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, रूबिस्को कैटलाइजेस द फिक्सेशन ऑफ एटमोस्फियरिक CO2, यानी कि पर्यावरण के अंदर जो CO2 है उसको काम में लेगा, उसको फिक्स करेगा। और फिक्स करने का क्या मतलब हो गया कि उससे क्या बना रहा है, भोजन बना रहा है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब ये RUBP होता है, 5 कार्बन की एक स्ट्रक्चर होती है और 5 कार्बन के साथ में रूबिस्को एंजाइम काम करके 6 कार्बन बनाता है और उन 6 कार्बन को 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड के अंदर तोड़ देता है, जो क्या होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, और यह क्या कहलाएगी, C3 साइकिल कहलाएगी। तो इसका मतलब क्या पढ़ेंगे, C3 साइकिल, C2 साइकिल, C4 साइकिल, केम साइकिल, इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। लेकिन जो सुक्रोज बनता है या भोजन बनता है वो कौन सी साइकिल में बनता है, C3 साइकिल में। और C3 साइकिल कब चलती है, जब क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया, ऑप्टिमम CO2 की कंसंट्रेशन है, सब कुछ जो है वो आपके अनुसार है, सब कुछ अनुकूल है, तब C3 साइकिल चलती है। और C3 साइकिल चल करके क्या बनाएगी, भोजन बनाएगी। अब अपन लास्ट में इसके बाद में बात करेंगे कि ऑप्टिमम कंडीशन नहीं है, हो सकता है टेम्परेचर बढ़ गया, हो सकता है CO2 की कंसंट्रेशन कम हो गई, तो फिर दूसरी साइकिल चलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे C2 साइकिल हो गया, C4 साइकिल हो गया, केम साइकिल हो गया। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर कम हो गया, या फिर CO2 की कंसंट्रेशन कम हो गई, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई। इन सब चीज़ों के अंदर क्या होता है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए फिर C3 साइकिल के अलावा साइकिल चलती हैं। लेकिन सब कुछ ऑप्टिमम है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा आपको नहीं है और ज़रूरत से कम भी नहीं है, सारा ऑप्टिमम है, तो फिर क्या चलेगी, C3 साइकिल ही चलेगी, बाकी साइकिल की चलने की आवश्यकता नहीं होती। तो अब अपन बात करने वाले हैं भोजन बनाने में, और भोजन किन सी साइकिल से बनेगा, C3 साइकिल के अंदर बनेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। सॉरी, इसको अपन क्या बोल देंगे, कैल्विन साइकिल। अब देखिए कैल्विन साइकिल कहाँ ऑपरेट होगी, स्ट्रोमा के अंदर ऑपरेट होगी। और स्ट्रोमा के अंदर कौन इसको ऑपरेट करेगा, रूबिस्को एंजाइम। तो कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि 13 प्रकार की इसमें केमिकल रिएक्शन होती हैं, परफॉर्म बाय द प्लांट्स टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 को रिड्यूस किया जाएगा और उस CO2 को रिड्यूस करके क्या बनाया जाएगा, ग्लूकोज बनाया जाएगा, यानी भोजन बनाया जाएगा। अब अपन देखते हैं कि यह C3 साइकिल कैसे चलती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक 5 कार्बन का कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, या शॉर्ट में इसको अपन क्या बोल सकते हैं, RUBP। और यह CO2 की कंसंट्रेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। एंजाइम क्या करेगा, रूबिस्को एंजाइम इसके ऊपर यहाँ पर एक CO2 यानी कि कार्बन ऐड कर देगा, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, 5 कार्बन से 6 कार्बन बन जाएंगे, जो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनेगा। अब इस इंटरमीडिएट को यहाँ पर दिखाया गया नहीं है क्योंकि यह अनस्टेबल स्ट्रक्चर होती है, ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होती है। वह 6 कार्बन वाला कंपाउंड तुरंत ही टूट करके 2 मॉलिक्यूल बना लेता है 3-3 कार्बन के, और वो 3 कार्बन क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और यह 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है वो C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है और 3 कार्बन का होता है। यह 3 कार्बन के होने की वजह से इस साइकिल का नाम क्या है, C3 साइकिल, यानी 3-फॉस्फोग्लिसरेट की वजह से इसका नाम क्या है, C3 साइकिल होता है। अब उसके बाद में देखो, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद में ग्लाइकोलाइसिस की रिवर्स स्टेप चलती हैं। जैसे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमने पढ़ा 3-फॉस्फोग्लिसरेट,
तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट के ऊपर क्या था 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के ऊपर क्या था 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, उसके ऊपर क्या था फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। यानी कि वो सारे की सारी स्टेप्स जो हैं वो रिवर्स चलना स्टार्ट कर देंगी और रिवर्स चल करके लास्ट में क्या बन जाता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज 3-फॉस्फेट और ग्लूकोज 3-फॉस्फेट से उल्टा क्या बनेगा ग्लूकोज बनेगा। इस प्रकार से इसके अंदर क्या बन जाता है भोजन बन जाता है। अब देखिए भोजन बनाने के बाद में इस साइकिल को क्या बनाया जाता है रीजनरेशन किया जाता है। रीजनरेशन करने का मतलब क्या हो गया कि एक बार तो आपने भोजन बना लिया अच्छी बात है, लेकिन फिर से ग्लूकोज बनाना है और फिर से ग्लूकोज बनाना है तो इस साइकिलों को क्या करना पड़ेगा रीजनरेट करना पड़ेगा। अब रीजनरेट कैसे किया जाता है इस साइकिल को, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल लिए गए हैं 3 मॉलिक्यूल लिए गए हैं। अब देखिए 3 मॉलिक्यूल का मतलब कितने कार्बन हो गए 15 कार्बन, यहाँ पर कितने कार्बन हो गए 15 कार्बन और ये 3 CO2 ली गई हैं, इसका मतलब यहाँ पर कितने कार्बन हो गए 3 कार्बन हो गए। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट 15 कार्बन ये और 15 कार्बन ये कितने मॉलिक्यूल बन गए 18 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बन गए। अब यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, ये 18 कार्बन है, 18 कार्बन के अंदर 3 का भाग दे दो तो ये टोटल कितने मॉलिक्यूल बनेंगे अपने पास में 6 मॉलिक्यूल बनेंगे। 3-फॉस्फोग्लिसरेट के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे 6 मॉलिक्यूल। अब 6 मॉलिक्यूल को काम में लेने के लिए 6 ATP ली है, यानी एक कार्बन को फिक्स करने के लिए यहाँ पर कितनी ATP ली है 1 ATP यहाँ पर ली गई है और ये 6 NADPH यानी एक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए 6 NADPH की यहाँ पर आवश्यकता हुई है। अब 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर थे, कितने कार्बन के थे 18 कार्बन और ये ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना है, ये 1 ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, ये कितने कार्बन का होता है 3 कार्बन का। लेकिन ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है 6 कार्बन का। तो इस 3 कार्बन वाले कंपाउंड से 6 कार्बन वाला कंपाउंड कैसे बन गया, तो ये ऐसे बन गया। इस साइकिल को यहाँ से दोबारा रीस्टार्ट होना पड़ेगा, दोबारा ये प्रोसेस चलेगी और दोबारा ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट आएगा, यानी अब एक मॉलिक्यूल की जगह कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे 2 मॉलिक्यूल। अब 3 + 3 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, 3 + 3 कितने हो गए 6 कार्बन हो गए। अब 6 कार्बन का क्या बन सकता है ग्लूकोज बन सकता है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के अंदर आप देखते हो कि नहीं देखते हो, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ये दोनों हैं, ऊपर से स्प्लिट हुए थे लेकिन अपने को रिवर्स में चलना है तो 2 स्प्लिट हुए मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। अब पीछे जो बचा है वह कितने मॉलिक्यूल वापस 5 ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब एक ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कितने कार्बन का होता है 3 कार्बन का होता है। अब ये 5 हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने कार्बन बने 15 कार्बन। ये प्रोसेस वापस से चलती हुई रिवर्स चलती हुई कहाँ तक पहुँच जाएगी वापस RUBP, यानी 15 कार्बन पर से शुरुआत की थी हमने और 15 कार्बन पर वापस ख़त्म कर दी, यानी कि जितने कार्बन थे उतने के उतने कार्बन ही अपने क्या किए हैं रीजनरेट किए हैं और इसे क्या बोलते हैं रीजनरेशन। तो देखिए आप 3 CO2 नहीं लेने की बजाय आप कितने CO2 ले सकते हो 6 CO2 ले सकते हो। 6 CO2 लेने का फ़ायदा ये होगा कि एक ही रिएक्शन के अंदर अपने को क्या मिल जाएंगे ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 2 मिल जाएंगे, जिसकी वजह से एक ही रिएक्शन के अंदर क्या हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा। यानी यहाँ पर 3 CO2 लिए गए जिसकी वजह से 2 साइकिल चलाएंगे तब जाके 6 कार्बन बनेंगे। तो आप क्या करो 6 CO2 एक साथ ले लो, 6 CO2 एक साथ ले लोगे तो यहाँ पर आपको कार्बन भी कितने मिल जाएंगे लास्ट में 6 कार्बन मिल जाएंगे, जिससे एक रिएक्शन से ही एक साइकिल से ही ग्लूकोज है वो आराम से बन जाएगा। अब अगर अपने 6 कार्बन लिए हैं तो यहाँ पर कितने ATP होंगे 12 ATP होंगे। यहाँ पर NADPH 6 हैं तो अपने डबल कार्बन ले लिए, इसका मतलब ये भी डबल हो जाएंगे, ये भी कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। और ये 3 ATP यहाँ काम में लिए गए हैं, हमने कार्बन डबल किए, इसका मतलब ये भी कितनी हो जाएंगी 6 ATP हो जाएंगी। तो टोटल कुल मिलाकर के 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए हमने कितने ATP काम में ली 12 तो ये और 6 ये 18 ATP कितने हो गए 18 ATP। इसके अलावा NADPH कितने काम में ली हमने 12 NADH या NADPH ये 12 ली। टोटल 6 कार्बन को फिक्स करने का अपना ये कॉस्ट है। तो देखिए 6 कार्बन हमने फिक्स किए हैं यानी 6 CO2 काम में ली हैं।
18 ATP हैं और 12 NADPH हैं। तो बताओ एक कार्बन को फिक्स करने के लिए कितने एनर्जी की आवश्यकता होती है? तो 18 के अंदर जाहिर सी बात है 6 का भाग दे दो, 3 तो ATP, एंड इसके अंदर भी क्या दे दो, 6 का भाग दे दो, यानी कि 2 NADPH। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक कार्बन को फिक्स करने के लिए हमने कितना खर्चा किया है? 3 तो ATP खर्च किए हैं और 2 NADPH खर्च किए हैं। टोटल ग्लूकोज को बनाने के लिए टोटल हमने क्या बनाया? एक ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कितने कार्बन का था? 6 कार्बन का। तो एक ग्लूकोज को बनाने के लिए हमको कितनी एनर्जी की आवश्यकता है? 18 ATP एंड 12 NADPH। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। C3 साइकिल के अंदर ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ये जो मैंने आपको साइकिल दिखाई है काफ़ी बड़ी होती है, जो यहाँ पर प्रिंट होना पॉसिबल ही नहीं थी, और इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया है। इसके अंदर याद रखने वाली चीज़ें क्या है? CO2 को फिक्स करता है कौन करता है? रुबिस्को एंजाइम करता है। और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? 3-फॉस्फोग्लिसराइड, जो 3 कार्बन का होता है। इसके अलावा ये टोटल 13 साइकिल होती हैं। 13 साइकिल में एक साइकिल तो होती है कार्बोक्सिलेशन, जो ये साइकिल बनी है यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन साइकिल, जिसको रुबिस्को ने क्या किया है? कैटेलाइज किया है। इसके बाद में जो पीछे 2 साइकिल बचती हैं वो कहलाती हैं रिडक्शन फेज, जिसके अंदर एनर्जी काम में ली गई है। 2 फेज हैं, 2 स्टेप्स हैं, वो रिडक्शन फेज कहलाती हैं। जो एनर्जी काम में ली गई है उसको फिक्स किया गया है, जिससे क्या बना है? ग्लूकोज। अब पीछे जो रिएक्शंस बचती हैं वो 10 रिएक्शन है। अब यहाँ पर 10 रिएक्शन लिखवाना पॉसिबल ही नहीं था, तो 10 रिएक्शन है, ये क्या कहलाती हैं? रीजनरेशन फेज, जिसके अंदर जो वापस 15 कार्बन थे उसको वापस से क्या किया है? 15 कार्बन के कंपाउंड में ही कन्वर्ट किया गया है। अगर यहाँ पर अपन 30 कार्बन लेते तो वापस कितने कार्बन लेते? 30 कार्बन को ही फिक्स करते। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये रीजनरेशन फेज कहलाती है। तो बस इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बीच में ये कौन कौन सी स्टेप्स काम में आई हैं, क्या क्या सिस्टम चला है, ये बहुत ही कम पूछा गया है, बहुत ही कम एग्जाम के अंदर ऐसा देखा गया है। बस ये याद रखना, रुबिस्को एंजाइम CO2 कैटेलाइज करता है, 3-फॉस्फोग्लिसराइड बनता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कितनी एनर्जी आपने इन्वेस्टमेंट की, कहाँ कहाँ एनर्जी इन्वेस्टमेंट की। तो एनर्जी जहाँ पर भी इन्वेस्ट की है वहाँ पर सब कुछ आराम से दिखाया गया है। ये इतनी ATP यहाँ काम में ली, ये NADPH यहाँ काम में ली, और ये एक ATP एक कार्बन को फिक्स करने के लिए, एक ATP काम में कहाँ से लिया आपने? रीजनरेट करने के लिए। यानी ये तो क्या करने के लिए काम में ली गई हैं? फिक्स करने के लिए, कार्बन को फिक्स करने के लिए ली गई हैं। और ये किस काम में ली गई है? कार्बन को वापस रीजनरेट करने के लिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। और हमने क्या देखा कि एक कार्बन को फिक्स करने के लिए इतना खर्चा अपना आया। अब अगर अपने को कोई पूछ ले 2 कार्बन को फिक्स करने के लिए कितना खर्चा आएगा, तो जाहिर सी बात है 6 ATP एंड 4 NADPH। तो एग्जाम में जैसे ऐसे पूछा जाता है कि सुक्रोज को सिंथेसाइज करने के लिए कितनी ATP खर्च करनी होती है। तो एक आइडिया लगाना होता है कि सुक्रोज को सिंथेसाइज करना है तो कितनी एनर्जी खर्च करनी होगी। तो कुछ लोग हैं वो इसको 6 कार्बन का समझ बैठते हैं, लेकिन ध्यान रखना सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर के बना होता है। फ्रक्टोज 6 कार्बन का होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है। 6 + 6 कितने हो गए? 6 + 6 कितने हो गए? 12 कार्बन। यानी कि अपने को 12 कार्बन यहाँ पर फिक्स करने हैं। अब 12 कार्बन फिक्स करने हैं तो इसका मतलब कितनी एनर्जी खर्च करनी होगी? 36 ATP एंड 24 NADPH। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। 3 कार्बन को फिक्स किया तो कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है? 4 कार्बन को फिक्स किया तो कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है? तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी होती हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ C3 साइकिल है, रेगुलेशन ऑफ C3 साइकिल। यानी जो एंजाइम इसके अंदर काम कर रहे हैं वह एंजाइम कैसे काम करते हैं, उनकी प्रोसेस क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखें कि रेगुलेशन ऑफ C3 साइकिल क्या होता है, C3 साइकिल को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, उसकी क्या क्या प्रोसेस हो सकती हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।